नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री बीपीएससी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी के लिए एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ओपन है और इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 4, टेस्ट सीरीज संख्या 4 है और यह एनसीईआरटी हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह चैप्टर है। राजा किसान और नगर, राजा किसान और नगर चैप्टर है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। टेस्ट सीरीज संख्या 3 आपका खत्म हो चुका है। जो भी लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपया, 1499 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा, वो भी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। पीजीटी जूनियर सबके लिए, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो भी परीक्षा होने तक चाहते हैं, तो सारे नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और सारे के सारे आपको नोट्स मिलेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है और इसकी फीस केवल 799 रुपया रखी गई है। केवल 799 रुपया है, आपको कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स को, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह क्लास 12 का भारतीय इतिहास के कुछ विषय, क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक है। इसका चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने क्लास 11 भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं, तो एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी के लिए और डीएसएसबी पीजीटी के लिए यह कोर्स आप लोगों का चलाया जा रहा है, लेकिन बाकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह सीरीज आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि यह एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कुल 13 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए थे। कुल 13 प्रश्न हमने देख लिया था। इसको मैं 2 भाग में से बांट दिया हूं टेस्ट सीरीज, आप यही समझिए, इसलिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये समझिए चौथी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 3 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, संभवतः मैंने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षसेन द्वारा की गई थी, बिल्कुल। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षसेन नामक विद्वान ने किया था और समुद्रगुप्त के बारे में किया था, ठीक है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, यह भी सही है। हर्षसेन चंद्रगुप्त का राजकवि था। देखिए हर्षसेन जो था वो राजकवि जरूर था, लेकिन चंद्रगुप्त का नहीं था, यह समुद्रगुप्त का राजकवि था, समुद्रगुप्त का राजकवि था, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। 1 और 2 जो है आपका बिल्कुल सही है, विकल्प बी, ठीक है। पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी आप लोगों की होगी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षसेन ने संस्कृत में की थी, जो समुद्रगुप्त का राजकवि था। अतः 1 और 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। 600 बीसी की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। उस समय 600 बीसी में क्या हुआ, लोहे के हल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये उपमहाद्वीप के, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ ही भागों तक सीमित था। बाकी जगह आपकी लकड़ी के हल का ही प्रयोग होता था, ठीक है। तो ये बातें तो सही है। नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों आपका सही है। तो 1 और 2 मतलब विकल्प सी जो है आपका, वो आपका बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। ऊपरी तो दोनों कथन सही है। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से ही फसलों की उपज में वृद्धि हुई, लेकिन जब लोहे की खोज हो चुकी थी, कब 800 बीसी में लोहे की खोज हो गई थी और 600 बीसी का काल बुद्ध महावीर का काल, महाजनपद का काल, जब लोहे का बहुतायत मात्रा में प्रयोग हुआ था। युद्ध के यंत्रों के लिए भी हुआ था और कृषि के यंत्रों के लिए भी हुआ था। तो लोहे के हल बने या लोहे के बहुत सारे कृषि उपकरण बने, जिससे क्या हुआ, खाद्यान्न में भी वृद्धि हुई, फसलों की उपज भी बढ़ी थी, ठीक है। लेकिन ऐसे हलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ हिस्सों में ही होता था, ठीक है। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ था। उपज बढ़ाने का एक तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। प्रश्न 15 देखिएगा।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो आइए विचार करते हैं। गृहपति, गृहपति किसे कहा जाता है? जमींदार और छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता है। वेल्लाल किसे कहा जाएगा? बड़े जमींदारों को वेल्लाल कहा गया है। उड़वार किसे कहा गया है? हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। ठीक है, यह आपका दक्षिण भारत के संबंध में है कि दक्षिण भारत में गृहपति जमींदार और छोटे किसान को, और वेल्लाल बड़े जमींदार को, और उड़वार हलवाहों को कहा जाता है। तो तीनों बातें सही हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3 तीनों बातें आपकी सही हैं। ठीक है, विकल्प डी। यह बात आप जान लें कि उड़वार, उड़वार किसे कहते थे? हलवाहों को कहते थे उड़वार। ठीक है, बड़े जमींदारों को बेल्लाल कहते थे, और गृहपति किसे कहते थे? जमींदार एवं छोटे किसानों को गृहपति कहते थे। बौद्ध ग्रंथों में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, जो भूमिहीन खेतिहर श्रमिक तथा छोटे किसानों, बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों के लिए और जमींदारों के लिए किया गया है। गृहपति किसे कहा गया है? छोटे किसान और जमींदारों को गृहपति कहा गया है। बड़े जमींदार और ग्राम प्रधानों का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। ऐसे बेल्लाल या बड़े जमींदार, ठीक है, हलवाहा, उड़वार और दास आदि का उल्लेख है। ठीक है, बेल्लाल या बड़े जमींदार, फिर हलवाहा, हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। दास को क्या कहा जाता था? अधिमई कहा जाता था, अधिमई। ठीक है, उल्लेखनीय है कि गृहपति घर के मुखिया को भी कहा जाना चाहता था। कभी कभी नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए तथा व्यापारियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 16 देखिएगा, अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा, किसान और नगर, जो चैप्टर 2 है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 कक्षा 12 की पुस्तक, उससे संबंधित यह प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं। और मैं फिर वही बातें दोहरा दूं, जो भी लोग हमारे एनसीईआरटी के नोट्स को चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को चाहते हैं, 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और सारे नोट्स मिलेंगे। जो हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 रुपए का कोर्स है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ठीक है, ऊपर नहीं शो हो रहा होगा, यहाँ बता दे रहा हूँ, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और शुरुआत में भी बताया हूँ आप लोग को। देखिए, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी, बिल्कुल गलत है। प्रभावती गुप्त जो थी वह चंद्रगुप्त बहन की पुत्री थी, चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी, न की बहन थी। ठीक है, प्रभावती गुप्त का विवाह जो हुआ था वाकाटक नरेश से हुआ था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था इसका विवाह। ठीक है, तो यह बातें तो सही है। 2 जो है सही है, लेकिन 1 आपका गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 2, विकल्प बी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिनका विवाह वाकाटक वंश में हुआ था। अतः कथन 1 जो है गलत है, कथन 2 जो है आपका सही है। उल्लेखनीय है कि संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख के अनुसार प्रभावती भूमि की स्वामिनी थी और उन्होंने दान भी दिया था। ठीक है, प्रभावती गुप्त का एक है पूर्णाभिलेख। पूर्णाभिलेख किसका है? प्रभावती गुप्त का ही पूर्णाभिलेख है। ठीक है, प्रश्न 17 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बीपीएससी पीजीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस समय वर्तमान में, तो बिल्कुल यह सीरीज आपके लिए है। एसएससी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तब भी यह सीरीज आपके लिए है। हर वह परीक्षा जिसमें एनसीईआरटी जरूरी है उसके लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स 1499 रुपए का है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हुआ। भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हुआ, बिल्कुल ये गलत बात है। भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत नहीं हुआ है, अभी मैं समझाऊंगा आप लोग को। तो यह तो गलत है। सामंतों ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिया था, यह सही है। भूमिदान से राज्य और किसानों के मध्य संबंध अधिक स्पष्ट हो गए, यह भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आप लोग को। तो केवल एक ये है, यही जो केवल एक कथन है यही आपका सही नहीं है। ठीक है, विकल्प ए सही नहीं है और सही है, इसमें थोड़ा भेद करना आप लोग सीख लीजिए, नहीं कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने के संकेत मिलते हैं। भूमिदान होने से राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि इसमें षड्यंत्र होने लगता है। ठीक है, और सरकार को आय कम होने लगती है, इसलिए राजनीतिक प्रभुत्व कहाँ हो पाएगा, राजनीतिक प्रभुत्व दुर्बल होने लगता है।
न कि मजबूत। ठीक है, राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भी, अब देखिए सामंत क्या करते थे, अपना समर्थक जुटाने के लिए भूमिदान करते थे। अब जब राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगता था तो उन्होंने भी भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने आरंभ कर दिए। बताइए, दोनों भूमिदान करना शुरू कर दिए, तो राजनीतिक शक्ति कहां तक हो पाएगी। भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के मध्य संबंध स्पष्ट हो गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सामंतों का अधिकार नहीं था। ठीक है, जैसे देखिए कुछ ऐसे लोग थे जिन पर सामंतों का क्या है, अधिकार नहीं था, जैसे पशुपालक, संग्राहक, शिकारी आदि। ठीक है, संभवतः ऐसे लोग अपने जीवन तथा आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे। प्रश्न 18 देखिएगा, भूमिदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं, दोनों लोग मिलकर विचार करते हैं सभी लोग। देखिए, अग्रहार और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहते हैं। अग्रहार किसे कहते हैं, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को हम अग्रहार कहते हैं। अग्रहार का मतलब ही होता है जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती है उसे अग्रहार कहते हैं। तो यह तो सही है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। दान की गई भूमि में केवल पुलिस और सैनिकों की प्रवेश की अनुमति थी। यह बात बिल्कुल नहीं, गलत है, यह गलत है बात। ठीक है, दान की गई भूमि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, किसी का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो केवल एक। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। इस पर भूमि कर वसूला नहीं जाता था। देखिए, इस पर भूमि कर भी नहीं वसूला जाता था और स्थानीय अधिकारी भी नहीं जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। उनसे कर कौन लेगा, स्थानीय लोगों से वह खुद कर लेते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है, देखने को मिलता है, ऐसा है ही नहीं, लगा अपवाद स्वरूप होगा। दान की गई भूमि में पुलिस और सैनिकों का प्रवेश क्या था, वर्जित था। अतः कथन 2 जो है आपका गलत है। कौन सा कथन सही है, केवल एक। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। अब बताइए, अगर एनसीईआरटी अगर आप इग्नोर कर देते हैं, बीपीएससी पीजीटी और एसएससी पीजीटी तैयारी करने वालों से पूछ रहा हूं, अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ा है और तो कितना भी पढ़ लिया है, इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो कितना, प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इस तरह के प्रश्नों को हल करने की अगर आपकी आदत नहीं है तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आपको। ठीक है, हिंसांग के आगमन के समय पाटलिपुत्र खंडहर में बदल चुका था। तो यह हिंसांग ने अपने विवरण में लिखा है। अपने विवरण में हिंसांग ने लिखा है कि जब वह पाटलिपुत्र में प्रवेश किया तो पाटलिपुत्र का वह वैभव नहीं था जो कभी मेगस्थनीज के समय रहा है, जो कभी फायान के समय में रहा है। तो पाटलिपुत्र क्या हो गया, खंडहर में बदल चुका है, ऐसा हिंसांग ने कहा है। ठीक है, मौर्य काल में पुहार समुद्र तट पर बसा नगर था, यह भी सही है। 600 बीसी में मथुरा व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, विकल्प डी। ठीक है, 7वीं सदी में जब हिंसांग भारत आया तो उसने पाटलिपुत्र का वर्णन एक खंडहर के रूप में किया था। मौर्य काल में प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के माध्यम से संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्गों के किनारे थे। उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसा था। ठीक है, और पुहार समुद्र तट पर बसा था। देखिए, पुहार क्या था, समुद्र तट पर बसा नगर था, और पुहार किसका राजधानी थी, चोलों की राजधानी थी पुहार। ठीक है, मथुरा मौर्य काल में व्यावसायिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्रेणी का मतलब एक प्रकार की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, उसके बारे में कह रहा है। श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। उत्पादकों और व्यापारियों का संघ था, बिल्कुल ठीक है। ये कई लौह उपकरण का उपयोग जानते थे, यह भी बातें सही है। ये राजाज्ञा से कच्चा माल खरीद कर और सामान तैयार करके बाजार में बेचते थे। देखिए, कच्चा माल ये खरीद कर और सामान तैयार माल को वह बाजार में बेचते थे, लेकिन राजाज्ञा से नहीं, मतलब यह अपना व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थे। यहाँ पर राजाज्ञा वाली कोई बात नहीं थी। तो कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 आपका जो है आपका सही है। 1 और 2, 1 और 2, केवल 1 और 2 आपका सही है, विकल्प सी। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। देखिए, मैं समझा दे रहा हूं, जैसे कोई लोहा का काम करने वाले जितने व्यापारी हैं सब इकट्ठे हो जाएं, सब अपना एक एसोसिएशन बना लें, तो उसे क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। सोना का काम करने वाले व्यापारी अलग श्रेणी बना लिए, तेल का व्यापार करने वाले अलग व्यापारी अलग अलग
क्या बना लिए, संगठन बना लिए। संगठन को ही श्रेणी कहा जा रहा है। तो उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। कथन एक सही है। ये कच्चा माल खरीदने और वस्तुओं के निर्माण के लिए स्वतंत्र थे। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगरों में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरण का भी क्या किया था, बनाया था। प्रश्न 21 देखिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब 600 BC में कैसी अर्थव्यवस्था थी, इसके बारे में विचार करना है। तो देखिए, व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। यह बिल्कुल सही है। व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। स्थानीय राजा महाराजा या जमींदार जो भी होंगे वह टैक्स लेते थे व्यापारियों से सड़क पर चलने के लिए, और इसके बदले क्या देते थे, उनको सुरक्षा की गारंटी देते थे चोर और डाकुओं से। ठीक है। धनी व्यापारियों को मसथुअन या सातवाह कहा जाता था। यह भी सही है। ठीक है। मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो यह भी सही है। देखिए, समुद्री मार्ग पर व्यापारियों को सुरक्षा के बदले धन दिया जाता था। सही है। धनी व्यापारियों को मसथुअन, देखिए धनी व्यापारी जो होते थे, बहुत बड़े सेठ महाजन होते थे, उन्हें मसथुअन या सातवाह कहा जाता था। ये भी सही है। मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाए जाते थे। तो यह तीनों बातें आपकी सही हैं। 1 2 3 विकल्प डी। 600 BC में नदी मार्गों और भूमार्गों का प्रयोग बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाने लगा। मध्य एशिया और उससे भी आगे के भूमार्ग का वर्णन मिलता है। समुद्र तट के कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका से पश्चिमी एशिया और बंगाल की खाड़ी से चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और वे इन मार्गों पर व्यापारियों से उनकी सुरक्षा के बदले क्या लेते थे, धन लेते थे। तमिल भाषा में मसथुवन और प्राकृत भाषा में सत्थवाह और सेट्ठी व्यापारियों को कहा जाता था। मतलब व्यापारियों के अलग अलग नाम थे, उन्हें सेट्ठी भी कहा जाता था, सत्थवाह भी कहा जाता था और मसथुवन भी कहा जाता था। तो मसथुवन जो कहा जाता था वो तमिल भाषा में कहा जाता था, प्राकृत भाषा में सातवाह कहा जाता था और सेट्ठी कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए, ये जो अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो भी चीजें पहुंचाई जाती थी, और कहाँ पहुंचाई जाती थी, रोमन साम्राज्य में पहुंचाई जाती थी। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत ज्यादा डिमांड थी। काली मिर्च के रोमन लोग इतने दीवाने थे कि काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। यवन प्रिय मतलब यवन लोगों को पसंद आने वाली। ठीक है। काली मिर्च जैसे मसालों, कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, 600 BC के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 600 BC में जो सिक्के बने थे, देखिए 600 BC में जो सिक्के प्रचलन में थे ना, वह कौन से सिक्के थे, आहत सिक्के थे। उनको आहत सिक्का कहा जाता था या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्का इनका नाम इसलिए था क्योंकि तांबे और चांदी के सिक्कों पर ठप्पा मारकर आहत करके वह सिक्के बनाए जाते थे। और ठप्पा किस चीज का मारा जाता था, पेड़ का, पौधे का, जानवर का। ठीक है। इस तरह से ठप्पे मार दिए जाते थे, इसीलिए इसको आहत सिक्का कहा जाता था। तो उसी आहत सिक्के के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है आहत सिक्कों के बारे में। आहत सिक्के चांदी और तांबे के ढाले गए थे। तो बिल्कुल देखिए, आहत सिक्के जो थे किस धातु के थे, तांबे और चांदी की थे। ठीक है। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। देखिए, अब देखिए आहत सिक्के जो थे, मैंने बताया ना, इसमें पशु पक्षी और पेड़ आदि के ठप्पे लगे होते थे आहत सिक्कों में। लेकिन पहली बार सिक्कों में शासकों की प्रतिमा, शासकों का चित्र बना होता था सिक्कों पर, शासकों का नाम लिखा होता था। तो शासकों की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के सबसे पहले किस राजाओं ने जारी किए थे, हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किया गया था। ये बिल्कुल सही है। सोने के सिक्के जो हैं सबसे पहले कुषाण राजाओं द्वारा ही जारी किया गया था। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो भैया बी कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास नहीं था उस समय। कुछ व्यापारी, कुछ श्रेष्ठी भी या कुछ जमींदार भी अपने अपने सिक्के निकाल सकते थे। यही आपका बी जो है आपका सही नहीं है। ठीक है। तो देखिए, सिक्के राजा के अलावा व्यापारियों, धनपतियों, नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, अतः भी सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि कुषाण राजाओं के सिक्कों का आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों के समान था।
मतलब कुषाण शासकों ने जो सोने के सिक्के निकाले थे उनका आकार और वजन रोमन सम्राटों के सिक्कों के समान था। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। अब दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, इसका यह लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या था, तो मतलब कि दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिले हैं, मतलब भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। ठीक है, व्यापार तंत्र और राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था उस समय। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, सबसे आखिरी प्रश्न। यौधेय राजा कहाँ के होते थे? तो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में यौधेय राजाओं का साम्राज्य था। यौधेय राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। यह सही है आपका, बिल्कुल। 600 बीसी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। यह भी आपका सही है, क्योंकि 600 बीसी में क्या होता है, रोमन साम्राज्य का पतन होने लगता है और जो सोने के सिक्के आदि से जो लेन देन होता है यह रोमन साम्राज्य से ही ज्यादातर होता है, तो मिलने कम हो गए थे। तो यह 2 और 3 आपका सही है। कौन सही नहीं है? तो यही केवल वन आपका सही नहीं है, मतलब केवल वन, विकल्प ए। देख लीजिए, व्याख्या में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपका। यौधेय पंजाब हरियाणा के कबायली गणराज्य थे। ये क्या थे? यौधेय जो था गणराज्य था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, गणराज्य था। पंजाब हरियाणा में का कबायली गणराज्य था। इनके द्वारा भारी संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने के प्रमाण मिले हैं, जबकि इसमें क्या है, सोने और चांदी के सिक्के। तो सोने और चांदी के सिक्के नहीं जारी किए जाते थे, तांबे के सिक्के जारी करने के प्रमाण मिले हैं, जो इनकी व्यापारिक अभिरुचि तथा सहभागिता को दर्शाते हैं। 600 बीसी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। इतिहासकारों का मानना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। मैं आपको बता दूं, जब रोमन साम्राज्य और भारत के साथ जो व्यापार होता था 600 बीसी में, या फिर पहली सदी तक व्यापार होता रहा है बढ़िया से, तो जब होता था तो यह जो भी व्यापार रोमन साम्राज्य के लोग करते थे वो सोने में ही लेन देन करते थे। इतना ज्यादा सोना भारत आता था। इसीलिए प्लिनी जो था यह एक विचारक था रोमन साम्राज्य का, और प्लिनी बहुत पिलपिलाता है इस बात के लिए। कहता है, वह अपने एक लेख में कहता है प्लिनी कि रोमन साम्राज्य का जो सोना है ना वह लुटता जा रहा है और सब भारत की तरफ चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग व्यापार किस में करते हैं, सोने में ही करते हैं, और सारी सोने मुद्राएं, सारा सोना हम कहाँ दे जा रहे हैं, हम सब कुछ भारत में देते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लिनी इसकी आलोचना करता है कि रोमन का जो स्वर्ण भंडार है वो लुटता जा रहा है। ठीक है, तो 600 बीसी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। इतिहासकारों का मानना था कि रोमन सम्राट के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। जब रोमन सम्राट का पतन हो गया तो व्यापार में कमी आ गई। ठीक है, तो सोने भी कम मिलने लगे, जिससे इन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा, जिससे दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। ठीक है, इसलिए जो उस समय जो भी राज्य थे भारतीय, उनकी संपन्नता पर भी असर पड़ा, क्योंकि रोमन सम्राट से सोने आने कम हो गए। इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया था, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सोने के सिक्के का उल्लेख मिलता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11, फिर एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12, ये मैं क्लास 12 का मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है, ध्यान रखिएगा। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और 8318397266 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ 1499 रुपए का है, और अगर आप केवल TRE 3 के लिए अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 799 रुपए का है। ठीक है, इसमें आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसमें भी नोट्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, लेकिन यह आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। इसमें पूरा का पूरा TRE 3 के लिए भी, TRE 4 के लिए भी लगातार आपकी तैयारी कराई जाएगी, और यह 799 का जो है, इसमें सारे के सारे नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, परीक्षा होने तक रहेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।